हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग फेजर डायग्राम करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। राइट, हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर कर चुके हैं, उसका फेजर डायग्राम कर चुके हैं। आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का डिफरेंस हम लोग देख चुके हैं। राइट, तो एक जो पोर्शन बाकी था वो है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। ओके, तो आज हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे डिफरेंट लोड में। दैट मींस रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। Right, so without wasting any time, let's get started. तो देखो, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज होता है जो आइडियल ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। पता है ना, हम लोग कर चुके हैं पहले क्लास। सो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में देखो क्या होता है। ये ट्रांसफार्मर का कोड है, इसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किए थे, यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था और टर्मिनल वोल्टेज हम लोग को मिल रहा था। यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कुछ नहीं था, यहाँ का जो लीकेज इंपीडेंस है वो भी कुछ नहीं था, पर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में सब कुछ रहेगा। ओके, सो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। एक रेजिस्टेंस है, लीकेज जो फ्लक्स है उसको हम एक इंडक्टेंस से डिनोट करेंगे, रिएक्टेंस से डिनोट करेंगे। राइट, अक्रॉस एक एसी सप्लाई वोल्टेज देंगे। सिमिलरली सेकेंडरी साइड में क्या होगा, देखो एक रेजिस्टेंस रहेगा, एक रिएक्टेंस रहेगा, टर्मिनल में लोड रहेगा। तो ये क्या है, V1 सप्लाई वोल्टेज, दिस वन इज E1 दैट मींस प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज, दिस वन इज R1, दिस वन इज X1, रेजिस्टेंस एट प्राइमरी, इंडक्टेंस और रिएक्टेंस एट प्राइमरी। सिमिलरली R2 and X2. ओके, यह है E2, this one is V2. ओके, that means secondary induced EMF and this one is terminal voltage. ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। हम लोग यहाँ पे अप्लाई कुछ वोल्टेज अप्लाई किए हैं, कुछ लॉस होगा यहाँ पे R1 और X1 में, फिर आएगा प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज। सिमिलरली ये है सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज, इसमें कुछ लॉस होगा, फिर आएगा V2। ओके, तो इक्वेशंस हम लोग लिख लेते हैं। ये जो V1 है, V1 के साथ ये जो E1 है, E1 के साथ अगर हम लोग ये लॉस को ऐड कर दे तो क्या आएगा, ये V1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V1 से ये जो लॉस है, मान लो यहाँ पे करंट जा रहा है I1 और सेकेंडरी में करंट जा रहा है I2। ओके, सो V1 माइनस I1 इंटू R1 प्लस JX1। ओके, यह है रेजिस्टेंस, यह है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को हम लोग J से डिनोट करते हैं। राइट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है तो J से डिनोट करते हैं। ओके, सो I1 इंटू R1 प्लस JX1 दैट मींस यह है टोटल प्राइमरी लॉस। टोटल प्राइमरी में जो लॉस हो रहा है वो है ये। ओके, इक्वल्स टू E1। ओके, पर यहां पे एक चीज देखो, ये जो E1 है, हम लोग जब EMF इक्वेशन करे थे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि V1 इक्वल्स टू माइनस E1। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़े थे V1 इक्वल्स टू माइनस E1। तो यहां पे क्या होगा, V1 माइनस ऑफ दिस इक्वल्स टू माइनस E1। ओके, तो ये एक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन इज E2 माइनस I2 इंटू R2 प्लस JX2 इक्वल्स टू V2। सेम यहाँ पे I2 इंड्यूस्ड हो रहा है, लॉस कुछ लॉस होगा R1 और R2 और X2 में, फिर आएगा V2। ओके, तो इसको अगर हम उस तरफ लाके लिखेंगे तो क्या होगा, देखो V1 इक्वल्स टू माइनस E1 प्लस I1 इंटू R1 प्लस JX1। Similarly, E2 equals to V2 plus I2 into R2 plus JX2। ओके, अब देखो ये जो वेक्टर डायग्राम और फेजर डायग्राम है ये कैसे होता है। तो ये जो दो इक्वेशन है, दिस वन एंड दिस वन, इसको हम लोग फेजर डायग्राम में अप्लाई करेंगे। राइट,
सो फर्स्ट हम लोग फेजर ड्रॉ करेंगे ये रेजिस्टिव लोड के लिए। ओके, फर्स्ट वी विल ड्रॉ फॉर रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड, ओके। सो देखो क्या होता है, along x axis हम लोग क्या लिए थे, phi, which is the total flux, है कि नहीं। phi से कुछ लीड करते हुए यह है IE, मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, इसके ठीक नीचे है E1, E2। तो E1 अगर नीचे होगा तो ऊपर क्या होगा, माइनस E1। ओके, नाउ देखो ये जो E1 है, E1 के साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे, I1 प्लस R1 इंटू JX1। ओके, R1 प्लस JX1। तो इसके लिए I1 को निकालना है। I1 हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि टोटल प्राइमरी करंट I1 इक्वल्स टू IE प्लस I1 डैश। IE is the magnetizing current and I1 dash is the extra current drawn from the supply due to the connection of load। ओके, लोड को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो सप्लाई से कुछ एक्स्ट्रा करंट ड्रॉन होगा, वो है I1 डैश। ओके, तो इसका अगर वेक्टर समेशन हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, टोटल प्राइमरी करंट I1। ओके, सो ये जो I1 डैश है ये I2 के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो I2 हम लोगों को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, उसके लिए हम लोग V2 ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे देखो V2 के साथ कुछ ऐड होके E2 मिल रहा है, राइट। सो यहां पे E2 है तो V2 को हम लोग कहां पे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा पीछे ड्रॉ करेंगे। दिस वन इज V2। नाउ V2 और I2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, एज बिकॉज दिस इज रेजिस्टिव लोड तो दोनों एक ही लाइन में रहेगा। सो इट इज I2। ओके, नाउ I2 इंटू R2, इसको अगर ब्रेक करके लिखोगे तो क्या आएगा, I2 इंटू R2 प्लस I2 इंटू JX2। ओके, सो I2 R2 किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, I2 इंटू R2, राइट। और I2 X2 किस डायरेक्शन में होगा, ठीक इसके परपेंडिकुलर, JI2 X2। क्यों, फिर से रिकॉल करते हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग R को ड्रॉ करते थे, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या ड्रॉ करते थे, XL को। ओके, पता है ना, तो इसको मिला के टोटल क्या होता है, Z, that means total impedance. So this is nothing but Z. This is nothing but Z. So similarly, this is nothing but Z. Okay, this is Z1 and this is Z2. क्लियर, समझ में आया। तो इस तरफ हम लोग I को ड्रॉ करेंगे V के बराबर, V के along V लाइन, फिर I2 R2, उसके साथ अगर I2 R2 प्लस I2 JX2 हम लोग करेंगे, that means V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 JX2। ओके, सो ये जो तीन वेक्टर है V2, I2 R2 एंड I2 JX2, I2 X2 और व्हाटएवर, सो इसको अगर वेक्टर से हम लोगे तो क्या आएगा, E2 आ गया यहाँ पे। क्लियर, तो I2 के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, I1 डैश, राइट। अब ये जो I है और I1 डैश है, इसका हम लोग वेक्टर समेशन लेंगे। This one is I1, that means total primary current। ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो माइनस E1 है इसके साथ I1 R1 और प्लस JI1 X1 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, V1। ओके, तो ये है माइनस E1, तो I1 R1 किस डायरेक्शन में होगा, I के डायरेक्शन में। यहां पे I के डायरेक्शन में क्या होता था,
I2 R2 हुआ था, राइट? दैट मींस वोल्टेज और करंट I2 R2 इट इज नथिंग बट ए वोल्टेज। सो वोल्टेज और I2 एक ही लाइन में होगा, राइट? सो हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इस डायरेक्शन में होगा I1 R1। ओके, नाउ ये वेक्टर डायग्राम में किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये रूल है, हम इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहां ला रहे हैं। दिस वन इज I1 R1। ओके, फिर I1 R1 के एकदम परपेंडिकुलर क्या होगा? I1 X1 J I1 X1। ओके, अगर -E1 I1 R1 और J I1 X1 को वेक्टर समेशन लेंगे इन तीनों का, तो क्या आएगा? V1। दिस इज नथिंग बट V1। ओके, सो ये क्या है? ये है V1, राइट? समझ में आया? तो पहले हम लोगों ने क्या किया, जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स जो है कोर के अंदर, उसको एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किए। फिर मैग्नेटाइजिंग करंट, ये हम लोगों को पता है, राइट? ये हम लोग पहले से जानते हैं कि पर जो आइडियल ट्रांसफार्मर था वो मैग्नेटाइजिंग करंट इसके बराबर था, राइट? मतलब इस डायरेक्शन में था, पर ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होगा? थोड़ा ऊपर रहेगा। ओके, सो मैग्नेटाइजिंग करंट। नेक्स्ट क्या हुआ देखो, ये E2 E1 I1 पूरा नीचे होगा, इससे 90 डिग्री लैग करेगा, तो E1 I1। नाउ E2 के साथ अगर V2 और I2 इंटू R2 प्लस JX2 को ऐड किया जाए तो क्या आता है? E2, राइट? तो V2 हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? पीछे ड्रॉ करेंगे। सो V2 के साथ I2 R2 और I2 JX2 इसको ऐड किए तो आया E2, ये है। तो E1 का ऑपोजिट में क्या होगा? -E1, E1 का ऑपोजिट में -E1, राइट? सो -E1 प्लस दिस इक्वल्स टू V1। सो इसको ऐड किए, I1 R1 I1 JX1 एंड इसको तीनों का वेक्टर सम अगर हम लोग लेंगे तो V1 आता है, राइट? I2 के ठीक ऑपोजिट में क्या होता है? I1 डैश, दैट मींस एक्स्ट्रा करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। नाउ ये I1 डैश और IE का वेक्टर समेशन है I1, दैट मींस टोटल प्राइमरी करंट। ओके, I1 के अलोंग में क्या होगा? I1 R1, इसको यहां पे पैरेलली शिफ्ट कर दिए तो E1 I1 R1 I1 JX1, राइट? एंड V1। ओके, समझ में आया? सो दिस इज फॉर रेजिस्टिव लोड। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि इंडक्टिव लोड में क्या होता है। तो यहां पे हम लोग इंडक्टिव लोड देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉर इंडक्टिव लोड। देखो इंडक्टिव लोड में क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, डिफरेंस क्या होगा देख लेते हैं। फाई IE E1 E2, राइट? इस तरफ होगा V2। ओके, E1 के ऑपोजिट में क्या होगा? -E1। ओके, नाउ इंडक्टिव लोड में हम लोग क्या जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड करंट थ्रू द इंडक्टर डिफरेंस क्या है? 90 डिग्री। करंट क्या करता है? लैग करता है, किसको? वोल्टेज को। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है? V2। इसको कौन लैग करेगा? करंट। करंट क्या है? I2। सो I2 V2 को लैग करेगा। मतलब यहाँ पे देखो I2 V2 के जो लाइन है उसके अलोंग में हम लोग ड्रॉ किए हैं, पर यहाँ पे वैसा नहीं होगा, I2 थोड़ा पीछे रहेगा। ओके, सो V2 इंटू V2, देखो यहाँ पे V2 प्लस I2 R2, तो I2 R2 किस में होगा? ये जो I2 है इसके पैरेलल में होगा, है कि नहीं? सो दिस वन इज I2 R2। ओके, तो I2 JX2 किस तरफ होगा? J I2 X2। ओके, तो ये है E2। E2 आ गया। V2 के साथ अगर ये प्लस किया जाए तो E2 आता है, तो E2 आ गया, राइट? नेक्स्ट वन इज E1। ओके, सो I1 के ऑपोजिट में क्या होगा? I1 डैश, एक्स्ट्रा करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। अगर इन दोनों का वेक्टर सम लिया जाए तो क्या होगा? देखो
टोटल प्राइमरी करंट दैट इज I1। ओके, सो E1 के साथ I1R1 फिर J I1 X1 अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा E1। सिंपल सी बात है। यहां पे देखो क्या है, V2 और I2 के बीच में कोई एंगल डिफरेंस नहीं है। ओके, इट्स बिकॉज इट इज रेजिस्टिव लोड। यहां पे देखो एक V2 और I2 के बीच में एक एंगल डिफरेंस है which is phi2, that means सेकेंडरी, इसको अगर cos phi2 लेंगे तो सेकेंडरी पावर फैक्टर आएगा। यहां पे देखो I1 और V1 के बीच में कितना एंगल है, ये एंगल, सो दिस इज प्राइमरी एंगल। इसका अगर cos लेंगे तो प्राइमरी पावर फैक्टर आएगा। ओके, सो दिस इज फॉर इंडक्टिव लोड। तो डिफरेंस क्या है, देखो इंडक्टिव लोड में ये जो ऊपर का पोर्शन है ये लगभग सेम ही रहेगा, पर अकॉर्डिंग टू द I1 दिस I1R1 विल चेंज। ओके, सो यहाँ पे V1 के एक्सिस में I1 था, रेजिस्टिव लोड, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, V1 से कुछ पीछे रहेगा I2। ओके, V1 से कुछ पीछे रहेगा I2। ओके, सो I2R2 इस तरफ होगा, V1 के एक्सिस के बराबर नहीं, तो इस कुछ एंगल करके होगा I2R2 और I2 पैरेलल रहेगा। ओके, सो I2R2 इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, I2JX2। अगर V2 I2R2 और I2JX2 इन तीनों का वेक्टर सम लिया जाए तो क्या होगा, E2। ओके, नाउ यहाँ पे E1 है तो माइनस E1 ऊपर होगा, और I2 के एकदम ऑपोजिट में क्या होगा, I1 डैश और I का अगर वेक्टर सम लिया जाए तो क्या आएगा, I1। ओके, नेक्स्ट देखो ये I1 के पैरेलल में क्या होगा, I1R1। नेक्स्ट इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, JI1X1, एंड अगर JI1X1 I1R1 एंड माइनस E1 का वेक्टर सम लिया जाए तो क्या होगा, V1। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया पूरा इंडक्टिव लोड का। नाउ देखो कैपेसिटिव लोड में क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, और ये जो इक्वेशन था इसको अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या था, E2 इक्वल्स टू V2 प्लस I2 इंटू R2 प्लस JX2। ओके, ये इक्वेशन था यहाँ पे। नाउ फॉर कैपेसिटिव लोड, ओके, तो पहले तो ये जो फाई का इक्वेशन है, फाई का जो डायग्राम है ये सेम रहेगा। इसके एकदम नीचे E1 E2, दिस वन इज IE। ओके, E1 के ठीक ऑपोजिट में क्या आएगा, माइनस E1, V2 क्या होगा, थोड़ा पीछे होगा। नाउ I2। ओके, ये I2 देखो सभी में चेंज हो रहा है, I2 की वजह से I1 चेंज होगा, I1 की वजह से V1 भी चेंज होगा, राइट। सो ये जो V2 और I2 के बीच में क्या रिलेशन है फॉर कैपेसिटिव लोड, I1 क्या करेगा, लीड करेगा किसको, वोल्टेज को। ओके, सो मान लो कि I2 लीड करेगा होगा, I2 क्या करेगा, लीड करेगा किसको, वोल्टेज को। कितना लीड करेगा, कुछ एंगल लीड करेगा। सो I2 हम लोग इस तरफ ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, ये जो I2R2 है ये इसके पैरेलल होगा। ओके, और इसका परपेंडिकुलर ये क्या होगा, JI2X2। सो ये हो गया E2। क्लियर। तो I2 के ठीक 180 डिग्री पीछे क्या होगा, कौन होगा, I1 डैश, और I1 डैश और ये जो I है इसका अगर हम वेक्टर सम लेंगे, इसको थोड़ा मीटर के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आएगा I1, दिस वन इज माइनस E1। ओके, सो माइनस E1 से अगर हम I1R1 और I1JX1 को
जोड़ देंगे तो क्या आएगा V1। सो E1 I1 इस तरफ है तो इसके पैरेलल में I1 R1, इसके ठीक परपेंडिकुलर में क्या होगा J I1 X1। ठीक है, ये क्या है V1। समझ में आया? तो यहां पे देखो चेंज क्या, कुछ नहीं, सिर्फ I2 चेंज हुआ। I2 की वजह से I1 डैश चेंज हुआ, I1 डैश की वजह से I1 का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, I1 के डायरेक्शन से V1 भी चेंज हो गया। ओके, सो यहां पे देखो V1 और I1 के बीच में ये एंगल है, दिस इज phi1, और V2 और I2 के बीच में ये एंगल है, दिस इज phi2। ओके, तो ये रहा 3 फेजर डायग्राम फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर में डिफरेंस क्या है? ये सब डिफरेंस है, ये सब आइडियल ट्रांसफार्मर में नहीं था। R1 X1 R2 X2 ये सब आइडियल ट्रांसफार्मर में नहीं था, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये आया। ओके, सो दीज आर द 3 वेक्टर डायग्राम। ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, अच्छी तरह से इसको समझो, अच्छी तरह से समझो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो रेजिस्टिव लोड के लिए है, देखो पहले ये phi, उसके बाद I हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर E1 E2 इससे पूरा 90 डिग्री पीछे, फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे V2 E2 E1 E2 इससे थोड़ा पीछे। अगर रेजिस्टिव लोड रहा तो V2 के एक्सिस के बराबर हम लोग I2 ड्रॉ करेंगे, I2 R2 उसके एक्सिस के अलोंग ही होगा, राइट। I2 JX2 उसके परपेंडिकुलर होगा, V2 I2 R2 एंड I2 JX2 का वेक्टर सम होगा E2। क्लियर? नाउ फॉर इंडक्टिव लोड देखो सब कुछ सेम है, ये सेम है, ये सेम है, V2 भी सेम है, E1 E2 भी सेम है, पर ये जो I2 है ये V2 के एक्सिस के बराबर नहीं होगा, उससे थोड़ा पीछे होगा। ओके, सो I2 की वजह से I2 R2 का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट I2 JX2 I2 R2 के परपेंडिकुलर में रहेगा। ओके, सो V2 I2 R2 और I2 JX2 का वेक्टर सम क्या होगा E2। नाउ E1 माइनस E1 ऑपोजिट में होगा, माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस J I1 X1 इज V1। सो यहाँ पे E2 के ठीक ऑपोजिट में क्या होगा I1 डैश, दैट इज एक्स्ट्रा करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई। सो I1 डैश एंड IE का वेक्टर सम क्या होगा I1। ओके, और I1 के पैरेलल में क्या होगा I1 R1, उसके परपेंडिकुलर में I1 X1 और तीनों का वेक्टर सम V1 होगा। ओके, नेक्स्ट है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में देखो ये सेम है, ये सेम है, V2 भी सेम है, सिर्फ I2 देखो V2 से लीड कर गया है, यहाँ पे V2 से लैग था, पीछे था, पर यहाँ पे V2 से आगे निकल गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से I2 R2 का डायरेक्शन चेंज होगा, फिर I2 JX2, सो E2 तीनों का वेक्टर सम E2, माइनस E1 ऊपर होगा। ओके, माइनस E1 ऊपर होगा, E1 के साथ अगर I1 R1 और I1 JX1 को ऐड किया जाए तो क्या आता है V1। ओके, सो ऐसे हम लोग एक वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ओके, समझ में आया? सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड कमेंट, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।